तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो मीका थी सिंजी की बहन होती है और वो वहां पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद वो सिंजी से कहती है, हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन तुम लड़कियों के पीछे लगे हो, साथ ही में अपने क्लासमेट को बुली करते हो और रेकलेसली ड्राइव भी करते हो। इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और उसके सारे क्रेडिट कार्ड को फ्रोज कर देती है, जिस वजह से सिंजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही मीका के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है, सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा गलत था, ये सारी मेरी ही गलती थी, प्लीज मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उन्हें फ्रीज ना करो। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मीका सिंजी की बहन कैसे हो सकती है। जिसके बाद वो बताती है, हाँ ये सच में मेरा छोटा भाई है। तभी साकी भी वहां पर आ जाती है, जो बताती है, सीनियर ने जब मुझसे पूछा था आखिरकार वो वुमेन्स डॉर्मेटरी में मूव क्यों हो गई है। जिसके बाद मैंने सारा रीजन बताया, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मुझे यहाँ पर लेके आई। जिसके बाद वो पूछने लगती है, यू तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कोई और बीच में टोक देता है। वो बंदा कहने लगता है, जैसा कि सभी लोग यहाँ पर दोस्त हैं, तो क्यों ना हम इस गलती को यहीं पर जाने दें। साथ ही में सिंजी से वो कहता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ पर अपोलोजाइज कर लेना चाहिए और वो एमसी से भी कहता है कि तुम्हें भी बैक डाउन हो जाना चाहिए, मेरे रेपुटेशन के लिए तुम्हें मुझे फेस देना चाहिए, मेरे खातिर आखिरकार तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इस मैटर को रफा दफा कर दो। लेकिन एमसी कहता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो और इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की भी जरूरत नहीं है। वो बंदा चिढ़ जाता है। आगे एमसी उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे फेस या तुम्हारे रेपुटेशन से कोई भी लेना देना नहीं है और वो अपने एक ही हाथ से जो कार का गेट होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद एमसी सिंजी से कहता है, क्या तुम अपने, तो एमसी कहता है, अगर तुम्हें माफी मांगना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। तो सिंजी अपनी बहन के पास चला जाता है, लेकिन उसकी बहन कहती है, जो तुमने यहाँ पर किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। जिसके बाद सिंजी ना चाहते हुए भी साकी से माफी मांगने लगता है, लेकिन एमसी कहता है, मैंने अच्छे से सुना नहीं, तो तुम्हें मेरी बहन से जोर से माफी मांगनी होगी। और वो बंदा था, वो अपने आप में ही सोचने लगता है कि इस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर इंसल्ट की, मुझे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, इसका बदला मैं जरूर से लेकर रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे मीका के सामने इंसल्ट किया है। जिसके बाद साकी कहती है, बस बहुत हुआ, अब हमें घर जाने की जरूरत है, अब मुझे और भी ज्यादा माफी भी की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने यहाँ पर सीनियर मीका के साथ कल शॉपिंग करने के बारे में सोचा था, इसलिए हमें वहाँ पर भी जाना है। तो मीका कहने लगती है, तुम्हें अभी भी डेली नेसेसरी की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सस्ता सामान मिलता है, हम वहाँ पर चल सकते हैं। और साकी सोचने लगती है, जैसे कि सीनियर और हम दोनों ही यहाँ पर सेम हाइट के हैं, तो हम दोनों कपड़े भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन एमसी कहने लगता है, मीका के जो साइज है वो तुम्हें साकी बिल्कुल भी फिट नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और मीका कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। तो एमसी यहाँ पर हिचकिचा जाता है और कहने लगता है कि गलत मत समझना, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, सीरियसली लेने की कोई भी जरूरत नहीं। जो एक और बंदा था वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहने लगता है, आखिरकार मीका का और ये इस बंदे यूतो का रिलेशनशिप क्या हो सकता है। तभी सिंजी कहने लगता है कि हमें यहाँ पर फूजी सान की गाड़ी के साथ चले जाना चाहिए, हम सीधे घर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क होता जा रहा है और माउंटेन के रोड पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने सिंजी अच्छा काम किया। लेकिन मीका मना कर देती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कार हैं उनमें घूमने की ना ही आदत है और ना ही मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि वो एक स्पोर्ट कार भले ही है, लेकिन उनकी जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, क्या या फिर तुम इस बंदे के साथ इस माउंटेन पे एक गाड़ी के ऊपर वो भी 3 लोग जाने वाले हो, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा रेकलेस कैसे हो सकती हो। लेकिन तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है, जो सीधे उसकी लाइट यहाँ पर उसी बंदे के ऊपर पड़ती है। गाड़ी वाला बंदा कहने लगता है, आखिरकार कौन गधा है जो इस इतने रात में इस ब्लॉक मतलब कि रोड को ब्लॉक करके रखा है और अपनी कार को बीच में अड़ा के रखा है। वो बंदा उतर जाता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि निसिमा होता है, जिसे एमसी ने कुछ एपिसोड पहले मजा चकाया था। वो फूजी को पहचान जाता है और कहने लगता है, फूजी फैमिली का रिच किड आखिरकार यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बंदा कहने लगता है कि नेजिमा आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताने लगता है कि तुम एक स्पॉइल ब्रेट हो, तुम्हें इतने ज्यादा जानने की कोई भी जरूरत नहीं। भले ही मुझे पता है कि मेरी कार इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपनी खुद की कमाई से खर्च किया है, ना कि तुम्हारे जैसे फैमिली के सपोर्ट पर। तो वो बंदा उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन नेजिमा सीधे एमसी के पास चला जाता है और कहता है, यूटो-सान हमें यहाँ पर चलना चाहिए, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ। साथ ही में वो उसके कान में कुछ और भी कहता है। जिसके बाद वो मीका
और साकी से कहता है कि मैं तुम दोनों को भी यहाँ पर साथ में राइड दे सकता हूँ। साकी कहने लगती है कि क्या यूतो सच में तुम इस बंदे के ऊपर भरोसा कर सकते हो? क्या होगा अगर इसने मुझे किडनैप कर लिया तो यूतो कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। वो बंदा कहता है कि ये मुझे काफी ज्यादा दर्द करा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। तभी साकी कहने लगता है कि इस कार में बहुत ज्यादा इनफ स्पेस है, यहाँ पर हम जो सीनियर हैं उन्हें भी अपने साथ में ले सकते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों ही कार से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा और सांजी दोनों ही यहाँ पर बातें करने लगते हैं। और उस बंदे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। सिंजी कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया, जो कुछ भी मैं कर सकता था, लेकिन उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। लेकिन वो सोचता है कि मैं अपने कंपोजर को मीका के सामने नहीं खो सकता, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। जिसके बाद वो सिंजी से कहने लगता है, बाय द वे सिंजी, तुम्हारी जो फौजी फैमिली है, क्या तुमने उसे यहाँ पर माउंटेन नेगोशिएशन के बारे में तुम्हारे फादर ने कुछ यहाँ पर बताया है? लेकिन सिंजी को कुछ भी नहीं पता होता। तो वो बंदा कहने लगता है तो तुम्हारी सिस्टर को जरूर से पता होगा, ऐसा लगता है कि बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो पूरा उसी को दे दिया गया है और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आखिरकार क्या होगा अगर चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती हैं? और क्या यहाँ पर तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर सिस्टर की सैडों में जीते जा रहे हो? सिंजी थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो वो बंदा यहाँ पर हंसने लगता है और वो सिंजी को अपनी बातों में फंसाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यू तो अपनी सभी लोगों के साथ कार के अंदर जा रहा था। जिसके बाद वो निजिमा से पूछने लगता है, वो बंदा जो तुम्हारे साथ मौजूद था क्या वो तुम्हारे साथ वाला था? तो वो यहाँ पर हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि तुम इस तरीके से कह सकते हो, वो एक फौजी फैमिली का सेकंड सन है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, उसे सब कुछ मिला है, कॉलेज भी अच्छी जगह से किया है और सारी स्टोरी की है। एमसी उसके सभी स्टोरी बताने के लिए कहता है तो वो बताने लगता है कि वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा स्पॉइल्ड रिच किड है और साथ ही में बहुत ही ज्यादा सीरियस भी था पढ़ाई के अंदर। छोटे से ही उसने हर चीज में फर्स्ट लेकर आया है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। साथ ही में वो पियानो, चेस और प्लांट्स भी सभी कुछ खेला करता था, मतलब कि वो एक प्रकार से पिक्चर परफेक्ट रिच किड हुआ करता था। तो मीका कहने लगती है आखिरकार इससे क्या प्रॉब्लम है? तो निजिमा कहने लगता है यही तो टोटल प्रॉब्लम है, हम लोगों को यहाँ पर उससे कंपेयर किया जाता था। जब हम लोग यहाँ पर बड़े हुए तो हमेशा ही से ही हमारे पेरेंट उसके जैसा बनने के लिए कहते थे और हमें बहुत ही ज्यादा पिटाई पड़ती थी। तो एमसी कहने लगता है ऐसा लगता है कि जो मेरे सिस्टर के इंस्टीट्यूशन थे तो मेरे जज करने के वो ऑन द स्पॉट थे। जिसके बाद हम देखते हैं मीका कुछ देर बाद उतर जाती है और कहती है यहाँ से मैं अकेली जा सकूं। तो यूतु कहने लगता है कि यहाँ से उसकी जो प्लेस है वो अभी भी 1 किलोमीटर बची हुई है, आखिरकार उसे यहाँ उतरने की क्या जरूरत थी? तो साकी बताती है कि वो यहाँ पर किसी की भी अटेंशन को जो स्कूल के अंदर है वो अपने ऊपर लाना बिल्कुल भी नहीं चाहती, तुम्हें तो यहाँ पर पता होना चाहिए था। जिसके बाद वो भी कार से उतर जाती है और कहती है सेनपाई मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ, और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एमसी कहता है कि अब तुम्हें फालतू की बातें बंद कर देनी चाहिए, जो न्यूज तुमने मुझे पहले बताई थी क्या तुमने सच कहा था? जिसके बाद हमें बताते हैं पहले जब उसने एमसी से चलने के लिए कहा था साथ में कुछ चीजें भी कही थी। वो बताता है कि मैंने उस तीनों बंदे को टेक डाउन कर लिया है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, और मुझे मालूम है वो लोग अभी कहाँ मिलेंगे, और अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उन्हें टुकड़े टुकड़े भी कर देने वाले हैं। लेकिन एमसी कहता है कि इतना कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम इस झमेले में पड़ते हो और पुलिस का मैटर बनता है तो मैं इस चीज में सामने बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो निजिमा कहने लगता है कि कम ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिसमें मैं पुलिस को इन्वॉल्व करने वाला हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर उसी पुलिस पर चले जाते हैं जो कि एक क्लब होता है। उसके सामने हम 2 लड़कियों को देखते हैं, उनमें से एक लड़की कहने लगती है आखिरकार इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब कि इतनी ज्यादा लेम कार को कौन ड्राइव कर रहा है? तो उसके साथ जो एक लड़की थी वो कहने लगती है इडियट, तुम पागल हो, वो एक मैकलरन है जो कि सुपर हाई एंड कार है जिसकी बर्थ काफी ज्यादा मिलियंस में होने वाली थी। वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं निजिमा वहाँ से उतरता है और वो लड़की तुरंत ही उसके पास चली जाती है और कहने लगते है क्या यहाँ पर जो तुम्हारी कार है वो काफी ज्यादा कूल लग रही थी, क्या तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हो? तो निजिमा कहता है श्योर, लेकिन मेरे अभी कुछ प्लान है, जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट जरूर से करूंगा। तो वो लड़की कहती है जरूर, यहाँ पर अपने प्रॉमिस को ब्रेक मत कर देना, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तभी यूतो कहने लगता है आखिरकार ये सब क्या है? तो निजिमा बताता है यूतो सान, जो पैसा है वो सब कुछ नहीं होता, और खास करके इस जैसी दुनिया में हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर जो पूरी प्लेस है वो पूरी उसी के कंट्रोल में होती है। जिसके बाद वो बताता है कि हम जिसकी तलाश में है वो हमारे साइड वाले रूम में रुका हुआ है, वो अभी यहाँ से 2 दिन से बाहर नहीं निकला है, और वो बताता है यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो मैं कंट्रोल करता हूँ, हर चीज को मैं अपने थंबे के ऊपर रखता हूँ। जिसके बाद वहाँ का जो मैनेजर था वो आ जाता है और निजिमा से कहने लगता है क्या तुम्हारी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो मुझे जरूर से बता देना। तो एमसी बताता है कि वो नेक्स्ट कमरे की पूरी रिकॉर्डिंग सीक्रेटली चाहता है। तो वो बंदा तुरंत मना कर देता है और कहता है सीक्रेटली रिकॉर्डिंग, क्या तुम मुझसे बड़ा मजाक कर रहे हो? जो इस जैसी प्लेस होती है उनकी प्राइवेसी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और तुम्हें पता है अगर उन लोगों को पता चल गया तो यहाँ पर क्या हंगामा होने वाला है। यहाँ पर यूतो उसे एक येन दे देता है, वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और एमसी उससे कहता है
कि मुझे यहाँ पर उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा चाहिए, जो नेक्स्ट डोर बंदा बैठा है, मुझे उसकी सारी मूवमेंट और बातें को सुननी है। अगर ये इनफ नहीं है तो मैं तुम्हें एक और एन दे सकता हूँ, अगर ये भी कम है तो मैं तुम्हें 5 एन दे सकता हूँ, और अगर ये अभी भी गुड इनफ नहीं है तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन वो बंदा तुरंत ही मान जाता है और कहता है जरा रोको, मैं सारी चीजों को समझ चुका हूँ और अभी पूरी चीजों को सेटअप कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं 2 बंदे वहाँ पर एक मॉनिटर को लगा देते हैं और सारी चीजें रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद निजिमा कहने लगता है अगर पैसा हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पर तुमने इतनी आसानी से उन्हें मना लिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो नेक्स्ट रूम की सिचुएशन को मॉनिटर करने लगते हैं, जिसके अंदर हम एक लड़का देखते हैं जो एक लड़की के पास बैठा हुआ था, जो कि पूरी तरीके से फॉरवर्ड लग रहा था। वो लड़की कहने लगती है अगर तुम परवी चीजों को करना चाहते हो तो मैं एक्स्ट्रा मनी को कॉस्ट करने वाली हूँ। तो वो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है ये परवी थिंग है? अगर तुम हमारे बॉस के बारे में सुनोगे तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। हमारे बॉस ने एक ग्रुप को भेजा था, एक स्कैमर जो हॉस्पिटल में है, उन तीनों को ग्रुप को एक लड़की को ट्रैप करने के लिए भेजा था। तो लड़की पूछने लगती है क्या उन्होंने ट्रैप किया और उस लड़की को कैसे ट्रैप किया, और एमसी इन सभी बातों को सुनते जा रहा था। जिसके बाद वो लड़की कहती है आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ, तो वो बंदा बताता है कम क्लोजर और मैं तुम्हें ये चीजों को बता दूंगा। तो वो बंदा यहाँ पर बताने लगता है हमारे बॉस यहाँ पर किसी भी लड़की से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको यहाँ पर स्पेशल तरीके की लड़कियां चाहिए होती हैं, जिसे वो पूल पहले पूरी तरीके से तोड़ते हैं, जिसे वो पूरे कोने में कर देते हैं और पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देते हैं। मतलब कि अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हताश वो अपने आप को खुद ही से समर्पित कर देती है। जिसके बाद वो उसकी रेपुटेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, उसे एक ऐसी ब्यूटी बना देते हैं जिसे कोई भी यहाँ पर छूना नहीं चाहेगा, और उसके पास बॉस के अलावा कोई और नहीं बचेगा, कहीं जाने के लिए नहीं बचेगा, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जिसके बाद जो बॉस था उसे इस डिस्पेयर में ऑफर देने वाला है, कोई उसे मदद के लिए भीख देने वाला है, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जिसके बाद हमारे बॉस को यहाँ पर मजा आता है, तो वो लड़की कहने लगती है ये काफी ज्यादा ट्विस्टेड हॉबी है, और साथ ही उस लड़की के साथ क्या हुआ था वो बंदा बताने लगता है कि यहाँ पर उस स्टेज को पूरा करने के लिए हमारे बंदे गए जरूर थे, लेकिन किसी एक बंदे ने उस प्लान को इंटरफेयर कर दिया था, जिस वजह से बॉस काफी ज्यादा गुस्से में था और उस बंदे के ऊपर रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा है। एमसी सभी चीजों को समझ जाता है कि आखिरकार मेरे ऊपर अटैक क्यों किया गया था। वो लड़की पूछने लगती है आखिरकार तुम्हारा बॉस क्या है, मतलब कि कौन है, और साथ ही में कहती है कि मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहती थी, मैं तो बस ये जानती हूँ कि मैं उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ जाऊं। लेकिन वो बंदा कहता है अमेच्योर, क्या तुम्हें यहाँ पर सच में लगता है कि मैं इस जैसी प्लेस पर मेरे बॉस का नाम लेने वाला हूँ? तब एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमें उस होटल स्टाफ के साथ जो बॉस है उसकी अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, और साथ ही में यामाडा मीका का बर्थडे पार्टी है जो कि आने वाला है, हमें चीजों को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देना चाहिए। तो वो बंदा कहने लगता है राइट, हमें अब और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, वरना जो बॉस है हमारा वो हमारे हाथ पैर और सिर को काट कर फेंक देगा। एमसी सोचने लगता है अगर मेरा गैस सही है तो ये सारे बंदे जिसके ऊपर स्कार है उसे यामाडा सेंजी पूरी तरीके से बैक्ट कर रहा है। निजिमा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर ये सच है तो यहाँ पर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस की यहाँ पर लड़की को हाथ लगाने की, उसे इसका प्राइस 100 टाइम चुकाना होगा। तो एमसी कहता है वेल तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जिसके बाद वो कहता है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, ऑफ कोर्स तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो वो बंदा निजिमा कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं इनको और भी ज्यादा मॉनिटर करने वाला हूँ और बस मॉनिटर ही करूंगा। जिसके बाद एमसी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बाहर पार्टी चल रही होती है और एमसी सोचने लगता है जो यामाडा मीका है उसने बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम अपोनेंट की यहाँ पर जो अटेंशन है वो कैच करके रखी है, और ऐसा नहीं लगता कि वो एक इजी अपोनेंट होने वाली है। साथ ही में जो सिस्टम का पर्पस था, जो पोटेंशियल टारगेट था, उसे डिटेक्ट करने के लिए कह रहा होता है। एमसी किसी न किसी को छोड़ रैंडम बोनस के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हमारी नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो एक लड़की से कह रहा था कि तुमने जैसा प्रॉमिस किया था तुम वैसे आ चुकी हो। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मिस सोबाई होती है, जो कि सागी की टीचर थी जिसे हम कुछ एपिसोड पहले देखे थे। उस तरीके कपड़े पहनकर बार में क्या कर रही थी। हम देखते हैं वो बंदा उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाबी कहती है कि बहुत ही ज्यादा हो चुका, तुम्हें नहीं लगता तुमने जो मेरे साथ किया है, मतलब कि तुमने जो मुझे करने के लिए कहा था मैंने सब कुछ कर दिया है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमारी जो पेमेंट है उसे थोड़ा और ज्यादा उसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दो। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है कि तुमने अपने डेप्थ को रिड्यूस करने के लिए इस तरीके के आउटपुट भी फैल लिए, लेकिन अगर तुम डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये काफी नहीं है। जिसके बाद एक बंदा और कहने लगता है एग्जैक्टली अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा डेट बढ़ता रहे तो तुम्हें हर दिन यही हमारे लिए पहनना होगा, और तुम्ही ने ये सजेस्ट किया था, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस कारण से हम देखते हैं जो शोबाई होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मैं बहुत जोर से चिल्लाने वाली हूँ, अगर तुमने मुझे अप्रोच करने की
की कोशिश की तो यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है नाउ नाउ तुम्हें इतना ज्यादा एंग्री होने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर एक डील कर लेते हैं। तुम्हें इस पोल के ऊपर चढ़ना है और यहाँ पर पोल डांस करना है 5 मिनट के लिए। अगर तुम इसे कर लेती हो तो मैं तुम्हारी जो डेडलाइन है वो 3 मंथ के लिए बढ़ा दूंगा, तुम क्या कहती हो? तो पहले तो साकी इसके लिए मना कर देती है, लेकिन वो बंदा उसे फोर्स करता है और कहता है तुम्हारे पास कोई भी डेडलाइन की समय नहीं बची है, अगर तुम ये नहीं कर पाओगी तो तुम्हें यहाँ पर फिर भी बहुत कुछ करना होगा। जिस वजह से हम देखते हैं सुबाई मान ही जाती है और वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सुबाई यहाँ पर पोल डांस को करने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और ये बंदा था वो सोचने लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं उन्हें क्लिक कर लूंगा और मैं उसके जरिए तुम्हारे ब्लैकमेल करूंगा। तुम्हारा डेप्थ जो है वो कभी भी नहीं चुकने वाला और तुम मेरे चक्कर में फंस चुकी हो, अब तुम मेरे झंझट से कभी भी नहीं निकल सकती और पहले मेरे साथ जो कुछ हुआ है मुझे उसका यहाँ पर भरपाई तो जरूर से करनी होगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, चाहे भले ही कुछ हो जाए। हम देखते हैं तभी यहाँ पर एमसी आ जाता है और कहता है मिस्टर सोबाई तुम्हें इतने ज्यादा बुद्धू होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है आखिरकार तुम तो साकी के यहाँ पर ब्रदर हो ना, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? वो बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर इस सिचुएशन के बारे में सुना और मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारी बातों को लिसन करने वाले हैं, भले ही तुम उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा क्यों न कर दो। लेकिन तभी वो बंदा चिल्लाने लगता है आखिरकार हु द हेल आर यू, तुम मेरे यहाँ पर मैटर में टांग अड़ाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। एमसी कहता है कि जरा मुझे यहाँ पर तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि मैं यहाँ पर कौन हूँ। वो बंदा एमसी को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि वैसे भी उसने मेरे से डेप्ट लिया था, जो मनी है उसे चुकानी होगी, इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते और ऐसी ही जो चीजें हैं वो बरके करती हैं। तो एमसी कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर मनी को लेते हो बोरो करते हो तो तुम्हें रिपे करने की जरूर से जरूरत है। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और इसके आगे के चैप्टर्स आते ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।